एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता, जी हां, नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो बातें थी और उनके जो व्यवस्थाएं थी, उनका जो मैनेजमेंट था, जो व्यवस्थाएं थी, उस हिसाब से आज क्या वही ग्रिप, वही पकड़ वर्तमान में भी बरकरार है कि वो पकड़, राजनीति पकड़ ढीली पड़ गई है। कितना हकीकत और कितना फसाना, कितना सच्चाई है, कितना मिथ्या, इस पर हम आज बात करेंगे। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी का बात करने के बाद ये तय हो जाता है कि 2013 में केंद्र की राजनीति में एंट्री मारने वाला और 2014 में करिश्माई जीत दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को लेकर नरेंद्र मोदी का जो कद और काठी जो बनी, भारत के अलावा विदेशों में जो उनकी जो छवि गढ़ी गई या जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, वो काबिल तारीफ है। भारत के लोग तो अचंभित थे ही, विदेश के कई लोग भी अचंभित हो गए। उनका मैनेजमेंट ही है, ऐसा मैनेजमेंट था, ऐसी व्यवस्थाएं थी। याद कीजिए 2014 में नरेंद्र मोदी का एकदम लक्ष्यदार भाषण, लोगों को अट्रैक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले भाषण। नरेंद्र मोदी जी का बड़े स्टेज बनते थे, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से किया जाता था, माइक, साउंड, सारे एक एक चीज का ख्याल रखा जाता था और उनका जो स्टेज बनता था वो काफी आकर्षित स्टेज बनाया जाता था। और जनता को कितनी दूरी में रखना है, मतलब बैरिकेड्स कितना दूर में रखा जाना चाहिए, इसका भी ख्याल रखा जाता था। क्या क्या बोला जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा और क्या पब्लिक सुनना चाहती है, ये बाखूबी नरेंद्र मोदी जी जानते थे। अन्यथा बहुत बड़ी जनमानस पे अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर 2023 तक आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने दूसरी बार बड़ी बहुमत के साथ सत्ता को संभाला। उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए अपने विश्वस्त अमित शाह जी को पार्टी में, पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दिलवाने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद 2014 में जो राजनाथ सिंह जी थे, वो गृह मंत्री थे, जब दूसरी बार सत्ता में आए तो उनको गृह मंत्री से हटाकर रक्षा मंत्री बनाया गया और गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पे अपने विश्वस्त अमित शाह जी को लाए। बाद में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के मशवरे से जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने बनाया, लेकिन आज भी कार्यकारी अध्यक्ष अमित शाह जी है। यानी पार्टी में भी अपनी ग्रिप नरेंद्र मोदी हर हाल में रखना चाहते हैं। किसी पर भी वो विश्वास जिस हिसाब से करना चाहिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह जी नहीं करते हैं। एक हद है उनका विश्वास करने का, इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। तो क्या जिस हिसाब से 2014 से 2022 में जो बात 2014 में कही जाती थी, 15, 16, 17 में अगर जो बात पर गौर करें कि जो बात नरेंद्र मोदी जी कहते थे वो पत्थर की लकीर मानी जाती थी, अपनी पार्टी में भी और विपक्ष के नेताओं में भी, क्योंकि उन्होंने कई करिश्माई चीज को इंप्लीमेंट करके दिखाया। कई चुनी हुई सरकार को अपने मैनेजमेंट के तहत उनका एक एक्सप्रेशन और ग्लैमरस था और कुछ व्यवस्थाएं थी जो दूसरे दलों को अपने पार्टी में शामिल करा के नई नई सरकारें बनाने में कामयाबी हासिल की। याद कीजिए जिसमें एनडीए बना था, वाजपेयी जी ने और अडवाणी ने मिलकर एनडीए की नींव रखी थी। अडवाणी जी और आपके वाजपेयी जी के बीच में एक ऐसी जोड़ी कायम थी। तो एनडीए में वाजपेयी जी के 100 में चेहरे ने कई बड़े राजनीतिक दलों को अपने एनडीए में शामिल कराने में कामयाबी हासिल की। वहीं से शुरुआत होती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक कट्टर हिंदुवादी सोच और एक विशेष प्रकार के पार्टी के रूप में
इसको लोग देखते थे। इसीलिए कई पार्टी, खासकर सेकुलर कराने वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते थे। लेकिन वाजपेयी का वो कस्माई सौम्य चेहरा थे जिसके लिए बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने एनडीए की तरफ रुख किया। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी, शिवसेना आदित्य बाल ठाकरे, और सॉरी राज ठाकरे, बाल ठाकरे जी, और बीजू पटनायक के जो है, बीजेपी के जो अभी नवीन पटनायक जी है, और फारूक अब्दुल्ला जैसे पार्टी, कुछ दिन तो महबूबा मुफ्ती भी जो है एनडीए के हिस्सा रहे। इस तरह का देखिएगा तो कई छोटे दलों, बड़े दलों को, करीब 24 दलों के साथ, शुरुआत में 14 दल हुआ करते थे एनडीए में, उसके बाद 24 के साथ में वाजपेयी जी ने सरकार चलाई। वाजपेयी जी की सरकार फर्स्ट पर में 13 दिन, फिर 13 महीने, और फिर करीब 5 साल चली। तो वाजपेयी जी के समय में जो घटक दल थे बहुत धीरे धीरे वर्तमान के नरेंद्र मोदी से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दिए। कई लोग पार्टी छोड़कर तो गए ही है, एनडीए छोड़कर गए ही है, लेकिन उल्टा नरेंद्र मोदी के खिलाफ में मोर्चा संभाले हुए हैं। जैसे ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूँ, शिवसेना के ठाकरे परिवार की बात कर रहा हूँ। ये सारे लोग जो वाजपेयी जी के बहुत विश्वस्त हुआ करते थे, आज नरेंद्र मोदी से दूरी बनाकर उसके खिलाफ में मोर्चा खोले हुए हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की जो हिंदी पट्टी में नीतीश कुमार का एनडीए से अलग हो जाना निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी और उसकी सरकार के लिए तो शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना के अलग हो जाने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना तय है, इसे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी अभी वर्तमान में हुए चुनाव में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को डिफीट दी, और पूरा अमला नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा अमला बंगाल में लगा और इस तरह से इवेंट किया, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से अपनी सरकार की वापसी की, ये काबिल तारीफ थी। ये नरेंद्र मोदी के लिए झटका है। झटके का दौर तो लगातार धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने अपने लिए खुद ही तैयार कर ली, ऐसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। विपक्षियों का आरोप है ऐसा, कहते हैं कि जिसके बोलने से, जिसकी एक आवाज से कानून बन जाया करते थे एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में और उनके सहयोगी दलों में, आज वो ग्रिप धीरे धीरे हल्का होता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने से ऊपर सीनियर लीडरों पर कैंची चलाना शुरू कर दिया, राजनीतिक कैंची। अभी वाजपेयी सरकार के एकमात्र मंत्री राजनाथ सिंह बचे हैं, जो वाजपेयी सरकार भी मंत्री थे और नरेंद्र मोदी सरकार में भी मंत्री हैं। 2014 में कई मंत्री वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में शामिल लोग भी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। 2019 में सिर्फ 4 बचे थे, एक राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद जी, गंगवार जी और प्रहलाद पटेल जी। लेकिन दोबारा जो 2019 के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तीनों को हटा दिया गया और मात्र राजनाथ सिंह ही बच गए। इस तरह वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल का एकमात्र राजनाथ सिंह ही बचे। राजनीतिक गलियारे में माना जा रहा था इस बात को कि मोदी जी चाहते थे कि उनसे सीनियर जो पहले कैबिनेट में मंत्री रहे हैं वो उनके मंत्रिमंडल में जगह नहीं पाए। ये मैनेजमेंट ही का ही असर है कि नितिन गडकरी जी जो लगातार सरकार को कई मामले पे घेरते नजर आए, सच्चाई बोलते नजर आए, उसको भी अपने ग्रिप में ले लिया। याद कीजिए नितिन गडकरी जी को,
जब उनको दोबारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात उठी थी, तो पार्टी में संशोधन तक कर दिया गया था। आज वर्तमान स्थिति है कि नितिन गडकरी जी संसदीय बोर्ड में तो है ही नहीं, केंद्रीय चुनाव समिति से भी गडकरी जी को बाहर रखा गया। यानी पूरी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने हर अपने खिलाफ बोलने वाले को कैंची, राजनीतिक कैंची चला ही दी। जो उनको रास नहीं आया उनको अपने तरीके से अलग करने का काम किया। आडवाणी जी तो नरेंद्र मोदी जी के गुरु थे। जिस हिसाब से उम्र का तकाजा देकर सबसे पहले उनका पर कतरा गया, ये सर्वविदित है। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं हुई। फिर मुरली मनोहर जोशी गए, उसके बाद यशवंत सिन्हा जी ने पार्टी छोड़ी। यशवंत सिन्हा जी तो लगातार पार्टी छोड़ने से पहले नरेंद्र मोदी को कई मामले को लेकर घेरते नजर आए। उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी थी सरकार को और उसको सरकार को असहज करते थे। वो बार बार चैलेंज करते थे नरेंद्र मोदी को, अगर हिम्मत है तो उनको हटाकर दिखाएं। लेकिन बाद में उन्होंने खुद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा, शॉर्ट गन कलाने वाले बिहारी बाबू ने भी पार्टी से किनारा कस ले लिया, जिसे आडवाणी जी ने फिल्मी जगत से राजनीतिक की दुनिया में लाए थे। उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। ऐसे तो कई लोग को धीरे धीरे हटाया गया। जैसे सबसे पहले दूसरा मंत्रिमंडल जो बड़े, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, रविशंकर प्रसाद जी, गंगवार जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, इस सबको धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने किनारा कस ले लिया, जो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के लिए कहीं न कहीं खतरे नजर आए या नरेंद्र मोदी के बातों को दरकिनार करने की कोशिश की। सबके पर कतरे गए। आज जो स्थिति बनी है, जिस हिसाब से भारत के अलावा विदेश में भी जिस तरह भारत की जो छवि बननी चाहिए, उसमें लगातार कई मामले पर लेकर गिरावट आई। भूख सूचकांक हो या खुशी सूचकांक हो या विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता का जो मामले हो, अभी तो अमेरिका के फ्रीडम के बाद, अमेरिका के एक फ्रीडम वाले मामले के बाद स्वीडन का एक वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट आया, वो तो और भी हलचल पैदा करता है। उन्होंने इंस्टीट्यूट में ने ये भारत को अधिनायकवाद में रखा है। तो अधिनायकवाद का माने उस इंस्टीट्यूट ने साफ किया कि अधिनायकवाद होता क्या है। तो उसमें कहा जाता है कि अधिनायकवाद उसमें में होता है कि सबसे पहले सरकार जो है वो अपने मीडिया को अपने नियंत्रण में लेती है, उनके अपने जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, उसको कंट्रोल करती है, विपक्ष के नेताओं पर प्रहार करती है, उसको परेशान करने का काम करती है, और सरकार अपने बखान के लिए अपने न्यूज प्रसारित करती है। यह अधिनायकवाद। तो स्वीडन के वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने हाल फिलहाल में जो सर्वे रिपोर्ट दिया, निश्चित तौर से सरकार को कटघरे में, नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। इसको लेकर जयशंकर जी ने कड़ा प्रतिवाद किया, विरोध किया कि कुछ लोग षड्यंत्र करके भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं। टाइम मैगजीन ने जो शक्तिशाली लोगों का जो लिस्ट जारी करती है, उसमें अगले साल भी नरेंद्र मोदी को नहीं रखा गया था, लेकिन अडानी को अगली बार जगह मिली। इस बार टाइम मैगजीन में 100 मशहूर लोगों में नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल नहीं है और अडानी का भी नाम शामिल नहीं है। अडानी जी भी का भी नाम नहीं शामिल है और उनका भी, लेकिन शाहरुख खान जैसे लोगों को उसमें प्राथमिकता दी गई, कई लोगों को प्राथमिकता दी गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि विश्व भी अब नरेंद्र मोदी को उस हिसाब से तरजीह नहीं दे रहा है जिसके लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते थे? क्या
एक एक करके सब छोड़ते चलने वाले में बाबुल सुप्रियो जो है अभी हाल फिलहाल के जो मंत्री थे, उनको प्रेशर करके इस्तीफा लिया गया और उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा तक की। बाद में उसको अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे, ने उसको राजनीति में लाने का प्रयास किया और वो अभी जो है वर्तमान में टीएमसी में शामिल है और वहां एक विधायक के रूप में जीते भी। कई लोगों ने पार्टी को छोड़ने का, उसकी लंबी फेहरिस्त है। अभी कर्नाटक का चुनाव चल रहा है। कर्नाटक में शेट्टार, उनके पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके उप मुख्यमंत्री ने पार्टी का जिस हिसाब से दामन छोड़ा, जो कभी आरएसएस के शेट्टार जी बड़े विश्वस्त माने जाते थे और उन्होंने लगातार कई जीत हासिल की, उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जिस हिसाब से येदियुरप्पा को हटाकर वर्तमान की सरकार जो कर्नाटक में भी कार्यरत है उसको लाया गया और उस पर 40% कमीशन के जिस तरह आरोप लगे और जिस हिसाब से अभी जो है सरकार के खिलाफ में वहां पर जो माहौल तैयार की गई है, निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी के चेहरे पे शिकन लाना तो बनता ही है। उनके चेहरे का शिकन बताती है कि नरेंद्र मोदी सरकार का जो करिश्मा था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता था। एक समय था कि नरेंद्र मोदी एक बात से सब लोगों का टिकट कटते थे, बनते थे, कोई विरोध नहीं करता था, कोई चूक चाप तक नहीं करता था। वर्तमान में स्थिति बदली है, इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। सब लोग धीरे धीरे पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी के खिलाफ में बोलते हैं। गुजरात, उनके गृह राज्य में भी कई लोगों ने उनके समय में पार्टी को से बगावत करके चुनाव तक लड़ा। वाजपेयी जी ने फोन करके खुद उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मोदी जी के को इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने फोन करके बुलाया और उसके बाद भी बात को नहीं माना। तो ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी का जो ग्रिप है, राजनीतिक ग्रिप और पकड़, वो पूरी तरह ढीली पड़ गई है, कमजोर है। जिस हिसाब से अभी विपक्ष एकजुट हो रहा है और नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये भी एक राजनीतिक गिरावट की तरफ नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है। जिस हिसाब से राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम के बाद जिस तरह एग्रेसिव होकर सरकार को प्रहार कर रहे हैं, देश की धरती में भी, विदेश की धरती में भी, तो इस सरकार को परेशान करने के लिए काफी है। अभी आप पार्टी, एक छोटी पार्टी जो दिल्ली से शुरू की थी और नेशनल पार्टी बन गई, जिसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पाए। वही आप पार्टी जो गुजरात में सरकार की नींदें हराम कर दी थी और एक छोटी सी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में बड़ी बहुमत से जीत हासिल की। कहते हैं कि परेशान होकर, राजनीतिक गलियारों में ऐसे शक करने वाले कहते हैं कि परेशान होकर नरेंद्र मोदी ने उस पर कार्रवाई कराने की कोशिश की। और ये जो सीबीआई ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं आप पार्टी पे, जो पहले सत्येंद्र जैन को अंदर किया, उसके बाद उसके विश्वस्त सिपा सलार सिसोदिया जी को अंदर किया और खुद केजरीवाल जी पर अभी लगातार सरकारी पूछताछ चल रही है। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं हो रही है कि कहीं न कहीं केजरीवाल से भी नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। राहुल गांधी का तो अभी गजब एक करिश्मा पैदा हुआ, तो लगातार सरकार पर उस मुद्दे पर प्रहार कर रहा है तो सरकार के कमजोर नसें माने जाती है। जी हाँ, मैं अडानी की बात लेता हूँ। अडानी की जो सेल कंपनी को लेकर जिस हिसाब से राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है और सरकार कहीं न कहीं असहज है। जिस तरह भी सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर जिस हिसाब से खुलासे किए, उसके बाद एक और थल सेनाध्यक्ष, पूर्व सेनाध्यक्ष ने प्रहार किया, ये लगातार कहीं न कहीं सरकार को असहज तो पैदा कर ही रहा है। एक से एक नए खुलासे, अडानी के 20,000 करोड़ की सेल कंपनी के खुलासे, अडानी से प्रधानमंत्री के रिश्ते को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी, जिस प्रहार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को डिग्री को लेकर जिस हिसाब से सवाल खड़ा किए गए, ये सारे इशारे कर रहे हैं कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले कमजोर होता हुआ दिख रहे हैं। जिस बात को नरेंद्र मोदी की सरकार ने
दबा के चली थी, सारे धीरे धीरे ऊपर आते चले जा रहे हैं। न जाने अभी और क्या क्या खुलासा होगा, ये कहना बाकी है। लेकिन निश्चित तौर पर मैंने बताया कि धीरे धीरे नरेंद्र मोदी से जिस तरह लोगों ने किनारा कस करना शुरू किया, और नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से अपने विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई और आईटी के का पीछे करके उसको दबाने की कोशिश की, और जिस हिसाब से विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, ये परेशानी का सबब तो बनना है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को परेशान करने के लिए काफ़ी है। हमारा वीडियोस कैसा लगा, इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए और हमारा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए।